अनदेखी हो रही है, उनको समय पर सैलरी ना मिलना, उनका पक्का ना होना, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जिसको लेकर के 10 दिसंबर तालकटोरा के मैदान में ये एक बहुत बड़ा मैदान स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार भागीदारी महासम्मेलन वोट की चोट के नाम से हम आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। आपके चैनलों के माध्यम से आवाज देश के उन लोगों तक पहुंचे जहां तक हमारी हैंडबिल नहीं पहुंची है, वहां तक आपकी आवाज पहुंच सके। सब लोग जो हमारी आवाज सुन रहे हैं और सुनेंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें भागीदारी निश्चित कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। यही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष रूप से जो है एजेंडा है और यही इसका उद्देश्य है। इसलिए तमाम पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए अब मैं एक एक करके अपने उन तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि जो साथी जिस सेक्टर के बारे में अपनी जानकारी देना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है और इस प्रस्तावित आंदोलन में उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, कहां से लोगों को लेकर के आएंगे, कहां से लोग आएंगे हमारे, वो सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे साथी जो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, संबद्ध जो है, जो ये मोर्चा है, यहाँ पर जगह सबको बैठने की नहीं मिली है। मैं विनम्रता से उनसे माफी मांगते हुए जो है उनसे कहना चाहूंगा कि हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक साथी आता रहेगा, हम उधर जाते रहेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ये ना सोचे कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं यही सर्वे सर्वा है। हम सब लोग बराबरी के हैं, भागीदारी मोर्चे के अंदर सबकी बराबर की भागीदारी है, सब बराबर सम्मानित है और सभी लोग सह संयोजक के रूप में इस मोर्चे के अंदर काम कर रहे हैं। तो किसानों की जो समस्याएं हैं, 2-3 प्रमुख समस्याएं, उनको लेकर के हमारे बीच में चौधरी महेंद्र सिंह राणा हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात, किसानों की क्या क्या प्रबल समस्याएं हैं, 74 का दिल्ली देहात का अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का दिल्ली देहात का क्या मुद्दा है, उसके ऊपर वो प्रकाश डालेंगे। चौधरी महेंद्र सिंह राणा। मित्रों, आज दिल्ली के दिल इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मेरे सभी मीडिया के भाइयों और जो हमारे संगठनों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपका यहाँ पर मैं तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विषय ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के दिल पीटीआई क्लब में रखी गई है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, ये इसलिए रखी गई है कि आप लोग 10 दिसंबर को जो भागीदारी सम्मेलन हम लोग तालकटोरा में करने जा रहे हैं, उसकी आवाज पूरी दिल्ली के हर चूल्हे तक पहुंचाना आपका कर्तव्य और आपका फर्ज और आपका धर्म है। क्योंकि जल्दी ही 2025 में दिल्ली का चुनाव आने वाला है और दिल्ली का चुनाव डायरेक्टली दिल्ली सरकार इसमें प्रभावित करती है और उसके बाद सेंटर इसमें प्रभावित करता है। लेकिन हमारी लड़ाई जो 10 साल से दिल्ली स्लम को झेल रही है और दिल्ली के किसान हर बात को कहां कहें अपना रोना रोने को मजबूर हो रहे हैं और पूरे दिल्ली देहात में पंचायतें हो रही हैं, हर गांव में यात्रा निकल रही है, उनको हम मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये मुनासिब समझा कि आने वाले फरवरी के चुनाव में या तो वो लोग सदर जाए या हमारी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो हम कुछ अलग फैसला लेंगे। और ये भागीदारी सम्मेलन जो 10 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा मैदान में होने जा रहा है, बेसिकली ये भागीदारी सम्मेलन है कि जिसको कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं देना चाहती और नहीं देती चली आ रही है। हम लोग 90% यहाँ पर निवासी हैं और कुल 5 से 7% लोग यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं। हम सबको जो 90% का हक मिलना चाहिए, उसकी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार बनाने में तो रोल अदा करते हैं, लेकिन सरकार चलाने में हमारी कोई भागीदारी नहीं रहती। दोस्तों, आप लोगों का यह कर्तव्य है कि आज इस क्लब के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये दिल्ली की आवाज हर घर में पहुंचे। सबसे पहले किसानों का मुद्दा है। दिल्ली में 3 जगह धरने चले हुए हैं।
एक दौलतपुर में धरना चला हुआ है, एक कजावला में धरना चला हुआ है, एक कुतुबगढ़ में धरना चला हुआ है और दिल्ली के चारों तरफ धरने चले गए हैं। लेकिन कोई भी सरकार किसानों की बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी, इतनी मगरूर सरकारें हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां। सबसे पहले दिल्ली किसान का एक मुद्दा है कि हमें 10 करोड़ रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। देखो कैसी विडंबना है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर तो 53 लाख रुपए पर एकड़ जमींदार को मिलता है और दिल्ली के सटे हुए उसी दूसरे प्लॉट पर यानी कि डोड़े के पास हरियाणा में 19 करोड़ मिलता है। ये कहां का इंसाफ है? दिल्ली में 53 लाख और हरियाणा में उसी प्लॉट के बगल में 19 करोड़। तो हमारी मांग है, जो पहली प्रायोरिटी की मांग है कि दिल्ली में सर्कल रेट जमीन का 10 करोड़ रुपया फी एकड़ होना चाहिए। हमारी दूसरी डिमांड है कि मास्टर प्लान जो 2021 तो आज तक लागू नहीं हुआ, 2041 दिल्ली का मास्टर प्लान तुरंत लागू किया जाए ताकि दिल्ली का विकास हो सके। दिल्ली स्लम के रूप में जो बढ़ती चली जा रही है उसका विकास हो सके। हमारी मांग है कि दिल्ली के चारों तरफ 2008 में शीला दीक्षित की सरकार ने और एलजी का नोटिफिकेशन है कि दिल्ली के चारों तरफ, गांव के चारों तरफ 200 मीटर के अंदर लाल डोरे को मंजूरी दे दी जाए और वो नोटिफिकेशन आपके सामने है, लेकिन ये सरकार उसको लागू नहीं करती। जो गांव के पास 200 मीटर के दायरे में चाहे किसी भी परिस्थिति में लोग रह रहे हैं उसको लाल डोरा घोषित किया जाए, क्योंकि दिल्ली की आबादी 15 लाख से 1.5 करोड़ के करीब चली गई है। तो दोस्तों हमारा तीसरा मुद्दा जो दिल्ली का है वो 74/4 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिल्ली के अंदर लैंडलेस को जो प्लॉट दिए गए थे आज तक उनका मालिकाना हक दिल्ली वासियों को नहीं दिया गया। उनको मालिकाना हक तुरंत दिया जाए ताकि मालिकाना हक मिलने के बाद वो लोग भी अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। और दोस्तों एक योजना है जो प्रधानमंत्री की योजना है, स्वामित्व भूमि कानून, कि दिल्ली के अंदर जहां किसी पर भी किसी का कोई भी मकान है उसकी तुरंत रजिस्ट्री होनी चाहिए और उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए ताकि वो किसान भी, वो मजदूर भी जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उस अपने मकान या अपने प्लॉट के ऊपर डीडीए की तर्ज पर अपना बैंक से लोन ले सके। ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों दिल्ली का बेला स्टेट। 24 किलोमीटर के एरिया के अंदर दिल्ली में 5.5 लाख लोग 1914 से वास कर रहे हैं। उनके पास सभी कागजात मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा सरकार उनको बगैर कुछ दिए वहां से भगाना चाहती है और एक तरफ नारा देती है कि जहां झुकी वही मकान। जो आदमी 1914 से दिल्ली में वास कर रहा है उसको बगैर कुछ दिए दिल्ली से भगाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मुद्दा भी सुलझाना चाहिए, चाहे ये डीडीए का मुद्दा हो चाहे सेंटर का मुद्दा हो, उन लोगों को बुलाया जाए और इसका ऐलान किया जाए। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी जमीन सरकार ने एक्वायर की है, गांव के अंदर अब तक वो पॉलिसी नहीं आई है कि जो गांववासी अपनी जमीन छीनने के बाद छोटा मोटा रोजगार अपने घरों में कर रहे हैं उन पे कन्वर्जन टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये भी दिल्ली देहात की एक बहुत बड़ी डिमांड है जिसको सरकार ने मानना चाहिए। बाकी आगे के प्रोग्रामों को आगे हमें क्या करना है, कैसे इस भागीदारी मोर्चे के तहत ये सरकारें हमारे इस मिशन को भागीदारी देंगी, क्योंकि जब हम सरकार बनाते हैं तो सरकार चलाना भी हम लोगों का फर्ज है और दायित्व बनता है। या तो ये भागीदारी देंगी, नहीं देंगी तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चों के तहत 2025 के अंदर पूरी दिल्ली में जो लोग भी दिल्ली विधानसभा पहुंचना चाहते हैं ये भागीदारी मोर्चा उनका समर्थन करेगा और वो जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनका पूरे तहे दिल से समर्थन करेगा। इसकी आगे की घोषणा, आगे की प्लानिंग 10 दिसंबर को तालकटोरा से की जाएगी। मैं अपने विचारों को यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं
कि आज के बाद मीडिया वालों से मेरी ये पुरकोट गुजारिश है कि ये आवाज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली और हिंदुस्तान के हर गांव और हर शहर में पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, हमारे बीच में सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन और एमसीडी के जो यूनियन है उनके कोऑर्डिनेटर, बहुत बड़े नेता हैं संतलाल चावरिया जी। दिल्ली के अंदर 5 लाख सफाई कर्मचारी काम करते हैं विभिन्न विभागों के अंदर। उनके साथ जो शोषण हो रहा है, लंबे समय से उनकी आवाज उठाई जाती रही है। कोरोना के अंदर भी उन लोगों ने काम किया। सरकार ने घोषणा की थी कि जो लोग इसमें शहीद होंगे उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दिया है, जबकि बाकी लोगों को दे दिया। तो मैं संतलाल चावरिया जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आदरणीय साथियों, इस मंच के माध्यम से इस पत्रकार वार्ता में दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों की समस्या को रखने का मौका मिला है। इसके लिए मैं हमारे कोऑर्डिनेटर टीसी कपिल साहब का, सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जब शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली से विदा हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जी सफाई कर्मचारियों के बीच में, वाल्मीकि समाज के बीच में आए थे। पचमिया मंदिर से मत्था टेककर उन्होंने झाड़ू का निशान लेकर हमारे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया और झाड़ू के नाम से हमारे समाज के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो वायदे किए वो सारे झूठे साबित हुए, जिसमें पहला वायदा था कि ठेकेदारी प्रथा जो सफाई के पेशे में नहीं आनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी, जिसके कारण हमारे सफाई कर्मचारियों का जनजीवन बिल्कुल उजड़ता जा रहा है। उन्होंने 49 दिन की पहली सरकार में ये वादा किया था, जब हमने राखी बिरला को उन्होंने मंत्री बनाया था पहली बार, तो अम्बेडकर भवन के अंदर हमने उनको बुलाकर उनकी कैबिनेट का स्वागत करते हुए हमने कहा था कि हमारी पहली समस्या ठेकेदारी की है, सफाई के काम से ठेकेदार को हटाया जाए। उन्होंने हमें बुलाया और बुलाकर एक कमेटी बनाई कि चावरिया जी 30 दिन के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट देगी और हम सफाई के काम से सारी ठेकेदारी हटा देंगे। आप सब जानते हैं, दिल्ली के नागरिक पत्रकार हैं कि आज तक उस वायदे का कुछ नहीं हुआ। कोरोना जैसी महामारी के अंदर सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया, पक्की नौकरी देने का वादा किया, लेकिन आज तक 1-2 को छोड़कर वो फाइलें करीब 65 के करीब फाइलें इनके ऑफिस में पड़ी हैं, धूल चाटी हैं। किसी भी कर्मचारी को उसका हक नहीं दिया गया। एक ऐसा इनका झूठा वादा है। इन्होंने कहा जब 2017-18 में जिस वक्त में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन था, तो हमारे करीब 7 कर्मचारी सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। 17वां दिन था जब राखी बिरला को भेजकर इन्होंने अपनी विधानसभा में उन कर्मचारियों को बुलाया और खुद अरविंद केजरीवाल जी का बयान था कि दोस्तों, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि हमारी होती तो हम सबको पक्का कर चुके होते। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूं कि अब तो 1.5 साल से आपकी दिल्ली नगर निगम में भी आपने कहा कि मुझे एमसीडी में जिता दो, मैं सारे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। तो 1.5 साल में एक मेयर भी आकर चली गई, दूसरा मेयर भी चुनाव हो गया, जबकि दूसरा मेयर उन्होंने कहा था कि वाल्मीकि समाज का आदमी मैं मेयर बनाऊंगा जो आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करेगा, सारे पक्के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कच्चे कर्मचारी 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर जाकर रिटायरमेंट की एज में कच्चे ही रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कोई सरकार, कोई निगम का प्रशासन उनको पक्का करके राजी नहीं है। जिस तरह से 2-2, 4-4 आदमियों को पक्का करने का प्रयास चल रहा है, वो एक रिश्वत की वजह से चल रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में पनप चुका है, जिसके कारण हमारे कर्मचारी मर भी रहे हैं और रिटायर भी हो रहे हैं। हम इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के तहत आने वाली 10 दिसंबर को दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों के संगठन हजारों की संख्या में तालकटोरा स्टेडियम पहुंच रहे हैं और वहां से एक ऐलान किया जाएगा कि जिस प्रकार हमने शीला दीक्षित सरकार को, कांग्रेस को वाई वाई किया था, उसी प्रकार आने वाली 10 दिसंबर को वाल्मीकि समाज की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि दिल्ली का वाल्मीकि समाज और यहाँ के तमाम सफाई कर्मचारी इसकी नीतियों से परेशान हो चुके हैं, इसके वायदों से आजी जा चुके हैं और वहां से एक ऐलान होगा कि दिल्ली का सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। ये हमारा संकल्प है और हमारे बीच में इस दौरान हमारे
नरेश कुमार जी पालम जी जो वाल्मीकि बाग पंचायत 360 गांव के प्रधान है, वो भी समर्थन में हमारे बीच में। हमारे बुद्धिजीवी श्री भगवान जी, PS पवार साहब, पूर्व SHO साहब, इस सपोर्ट में हम सबके साथ खड़े हैं। सारे संगठन जो संयुक्त मोर्चा हमारा दिल्ली सफाई कर्मचारियों को बना हुआ है, दिल्ली कर्मचारी संघ के माध्यम से, वो सारा बिल्कुल इसके साथ है। और केजरीवाल को हम विदा करना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल एक महा झूठा आदमी है, जो वादा कर देता है तो पूरा नहीं किया, आज तक किसी वादे को पूरा नहीं कर रहा। इसलिए हम राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के तहत सभी सफाई कर्मचारी आने वाली 10 दिसंबर को तालकोट स्टेडियम के अंदर ये ऐलान करेंगे कि हम केजरीवाल को वोट देकर आगे अपना कोई रास्ता और देखेंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार को दोबारा नहीं आने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। वहाँ बैठ जाओ। अब पूरे देश के अंदर जो ईवीएम बैंक के नाम से जाने जाते हैं और इसी राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के राष्ट्रीय एडवाइजर भी हैं एडवोकेट भानु प्रसाद से, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। और 10 दिसंबर जो ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम है, उसके लिए जो है क्या रणनीति रहेगी और क्या तैयारियां रहेगी, उसके बारे में बताएं प्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डीसी कपिल साहब, मंच पर बैठे मेरे तमाम जिम्मेदार साथी, सामने बैठे हुए सभी साथी और मेरे मीडिया के बहादुर साथियों। 10 दिसंबर का जो प्रोग्राम तालकटोरा में हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कदम हम लोगों ने उठाया और बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को, विशेषकर जिनका दिल्ली में शासन रहा है, शासन है, उन सबकी कारगुजारियों को और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता को, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सबको जिस तरह से धोखा दिया है, इस धोखे से उस जनता को निजात दिलाने के लिए हमने 10 दिसंबर का कार्यक्रम शुरू किया। 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में बाकायदा ये लड़ाई अब कैसे चलेगी और लोगों को उनका हक कैसे दिलाया जाएगा, उसकी शुरुआत 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रही है। आपने आदरणीय राणा साहब को सुना, किसानों की बात बताई, संतलाल चावरिया साहब को सुना, सफाई कर्मचारियों की बात बताई, और मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है मुद्दा, मैं समझता हूं कि यह मुद्दा सब मुद्दों के ऊपर है। हर व्यक्ति को, यूं कहूं कि हर वोटर को यह मुद्दा अपना मुद्दा मानना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को मुद्दा अपना मुद्दा मानना चाहिए और ये टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, सबसे ऊपर। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है, अगर इस देश से ईवीएम खत्म नहीं हुई तो आपके सारे मुद्दे, सब कुछ, इनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, जो पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां इस ईवीएम को बनाए रखना चाहती हैं और जब तक वो रहेगी वो जीतते रहेंगे। आपकी आंखों के सामने है कैसे लोकसभा 2024 का चुनाव जीता गया, कैसे हरियाणा का चुनाव जीता गया और कैसे बिल्कुल रिसेंटली महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया है। तो ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, जब तक, मैं सीधे शब्दों में कहता हूं कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आप इन्हें नहीं हटा सकते। और आज की तारीख में इस देश में तमाम बीमारियों, तमाम दिक्कतों और तमाम समस्याओं की अगर कोई मूलभूत जड़ है तो वो है मोदी सरकार। और व्यक्ति अगर कहें तो दो ही हैं, एक चौकीदार और एक तड़ीपार, यही दोनों इस समस्याओं की जड़ है, बहुत सीधे शब्दों में। सो जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक ये नहीं हटेंगे। आपने देखा साथियों 2024 में जो धांधली हुई, 3 बड़ी एजेंसियों ने, जिसमें एक दबाया, दूसरी जो आपकी संस्था है वोट फॉर डेमोक्रेसी और तीसरी है एडीआर, इन तीनों पार्टियों, तीनों संगठनों ने, इन सामाजिक संस्थाओं ने बहुत रिसर्च करने के बाद सारे सबूतों के सहित, सारे प्रमाण सहित ये सिद्ध
किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी धांधली हुई। 4,65,00,000 और लगभग 46,000, लगभग जो अगर माने मोटे शब्दों में तो 5 करोड़ वोटों की बेईमानी हुई। तब ये सरकार बनकर आई। 79 सीटें इसकी वजह से जीती गई। अगर वो 79 सीटें आप माइनस कर दीजिए तो मोदी धड़ाम से नीचे गिरेगा और 161 पे 160-161 पे टिक जाएगा, सरकार नहीं बनती। दिक्कत ये नहीं है कि धांधली हुई है, ये तो दिक्कत है ही। इससे बड़ी दिक्कत है कि जो नकारा विपक्ष है, मैं यही शब्द कर रहा हूं यूज, जो नकारा विपक्ष है वो इन समस्याओं को लेकर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक भी शब्द। हरियाणा में पिट लिए तब भी ये शब्द नहीं निकला, और अब जब महाराष्ट्र में पूरी तरह से पिट गए हैं तब थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकलनी शुरू हुई। लेकिन बावजूद उसके जिस आंदोलन की दरकार है, जिस आंदोलन की जरूरत है, उस आंदोलन के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी गर्दन आके उस काट रहा है व्यक्ति। एक इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि अनुच्छेद 324 के तहत देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा, वो व्यक्ति चोरी और सीनाजूरी करते हुए जबरदस्ती बेईमानी कर रहा और कहीं किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। एक प्रधानमंत्री का गुलाम होकर इस देश का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, इस देश के लोकतंत्र को तमाम खत्म कर रहा। लोग चुप है, पार्टियां चुप है। इसलिए साथियों, क्योंकि 2025 में जनवरी और फरवरी में, जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फरवरी में चुनाव दिल्ली में है, अगर टाइम से होते हैं तो। हम लोगों ने यह तय किया है कि 10 दिसंबर को पहले दिल्ली में और फिर इसके बाद पूरे देश से ईवीएम को कैसे हटाया जाए, ये आंदोलन जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, उसकी घोषणा, उसकी पूरी रूपरेखा कैसे कैसे हम ये सारा चलेगा, उसकी घोषणा करने जा रहे हैं। सर, मुझे जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि साथी लगातार मैसेज भेज रहे हैं कि हम 10 दिसंबर के प्रोग्राम में आएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर देश बचाना चाहते हो, अपनी आने वाली पीढ़ी बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, तो अब जब इसमें अदालतें भी खत्म हो चुकी हैं, मुझे कहने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि इस देश में बड़ा गठजोड़ बन चुका है। इस देश में जो पूंजीपति हैं वो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, जो सरकार है वो, साथ में जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो, साथ में आरएसएस और मीडिया, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, उस मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, और वो रहा ही नहीं क्योंकि पूंजीपतियों ने उसे खरीद लिया। इन सबका एक नेक्सस है, इन सबका एक सिंडिकेट माफिया खड़ा हो गया है जो हर सूरत में इस देश के तमाम संसाधनों को, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहता है। और अदालतें, इस पूरे माफिया के साथ में अदालतें जुड़ गई, सारी कोर्ट इसके साथ में खड़ी हो गई। तो आप जाएंगे कहां? अदालत, वहां कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखा एक पिटीशन पड़ी है, जस्टिस सीजेआई साहब ने वो पिटीशन जस्टिस दत्ता को मार कर दिए, और जस्टिस दत्ता और सीजेआई साहब 2024 के इसी चुनाव में अप्रैल में ईवीएम की तमाम पिटीशंस को खारिज कर चुके हैं। तो क्या मिलेगा आपको? और कोई पार्टी जन आंदोलन के तैयार नहीं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि अब जन आंदोलन के अलावा कुछ नहीं रह गया, केवल और केवल जन आंदोलन है जो इस देश को बचा सकता है। तो इसलिए मैं जनता से आह्वान कर रहा हूं, अगर चाहते हो अपने आप को बचाना, अपनी पीढ़ी को बचाना, इस देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाना, 10 दिसंबर को बड़ी से बड़ी संख्या में आइए। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हम दिल्ली में यात्रा शुरू करेंगे। पूरा प्रोग्राम कैसे होगा उसकी घोषणा तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। बाकी और सारी चीजें हमारे साथी बताएंगे, पर मैं तो आपको एक बात कह के बात खत्म करूंगा। स्थिति कितनी भयानक है आप इसका अंदाजा इससे लगाइए साथियों। महाराष्ट्र के इस चुनाव में सोलापुर जिले में, उसमें एक तहसील और एक विधानसभा है। उस विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है मारकंडीवाड़ा। मारकंडीवाड़ा एक गांव है। उस गांव के लोगों ने, उसमें 2000 वोटें हैं, 1900 के लगभग वोटें पड़ी, और उसमें से वहां पे जो कैंडिडेट जीता है वो एनसीपी शरद पवार गुट का व्यक्ति जीता, और जो व्यक्ति वहां से हारे हैं, बाकी सारे हैं वो सब, उसमें 1004 वोट पड़े हैं बीजेपी के व्यक्ति को, और 848 के लगभग वोट पड़े हैं उस एनसीपी के व्यक्ति को। उस गांव का कहना है
कैंडिडेट है एनसीपी का, हम इसके एक तरह से कर्जदार हैं। ये हमारे गांव के साथ दुख सुख में खड़ा रहता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इसको कम वोट मिली हो, जबकि पूरा गांव इसके साथ में है? तो हम सिर्फ जो चुनाव हो गया हम उससे कुछ लेना देना है, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये गांव वालों का कहना कि हम ये चाहते हैं अपने गांव में बैलेट पेपर से हम लोग वोट डालें, ताकि जाने कि सच्चाई क्या है, वही जो दिखाई जा रही है या कुछ और है। तो उन्होंने तहसीलदार से रिक्वेस्ट करी कि आप रिटर्निंग ऑफिसर बन जाएं। उन गांव वालों ने अपने पैसे से 2000 बैलेट पेपर छपवाए, सारी व्यवस्था करी और उन्होंने कहा कि भाई हम बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। लोगों से सिर्फ यही कहा कि जिन लोगों ने उस चुनाव में वोट डाला है वही लोग वोट डालें, और जिसको उन्होंने डाला उसी को डाला, कहीं कोई किसी पे कोई दबाव नहीं किसी तरह का। सारी व्यवस्था हो गई। क्या हुआ, ये कल वोट पड़नी थी, कल जो गई है 3 तारीख, लेकिन 2 तारीख की रात को ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भिजवा के अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेंगे। तो अर्धसैनिक बल कौन तैनात करता? गृह मंत्रालय, उसी के अंडर में है। तो साफ जाहिर है कि गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में तो सरकार आज अभी तक है ही नहीं, जो भी है वो टेम्परेरी सरकार है। वहां तो पूरा उस गांव को छावनी बना दिया गया, उन लोगों को वोट डालने नहीं दी गई। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? यानी लोग अपने आप कह रहे हैं कि भाई हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम अपने विषय में तो पता करें हमने किसको वोट दी है, वो वोट डालने नहीं दी जा रही। कारण क्या है? इसके पीछे सीधा कारण है कि सरकार की बेईमानी सबके सामने, दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं सर। एक कि इस कदर तानाशाही है कि आप किसी को बोलने भी नहीं दे रहे, वोट भी नहीं डालने दे रहे, और दूसरा यह है कि बाकी सबको जो है मैसेज है हरियाणा के लोगों को भी, महाराष्ट्र के लोगों को भी, कि भाई जब ये इस तरह से बेईमानी चल रही है तो भाई हर गांव में ये सारी चीजें कराओ कि भैया हम तो अपनी बैलेट पेपर से वोट डालेंगे, पता तो लगाएं कि हमारी वोट गई है, कहां गई है, और जो ईवीएम से निकली है उनसे मिलान कराएं। कहां तक छावनी बनाएंगे? एक गांव में बना देंगे, 2 में बना देंगे, 10 में बना देंगे, पूरे देश में छावनी बना देंगे क्या? इतनी औकात तड़ीवार की ना चौकीदार की इतनी औकात नहीं है कि हर जगह को छावनी बना देगा। सो मैं यही कह रहा हूं आपसे, ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको हटाना होगा, अपने देश को बचाना होगा। थैंक यू। सॉरी, हमारे बीच में, जैसे मैंने अभी पहले भी इंट्रोडक्शन दिया था, किसान आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी आज जो 10 दिसंबर का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके एक मजबूत स्तंभ किसान आंदोलन की आन बान से आन भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह अम्बावत जी हमारे बीच में हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें विस्तार के साथ, और अपने साथियों को निर्देश भी दें। इस संख्या में बहुत बड़े युवा अलग अलग जगह से आए हुए हैं कि 10 तारीख को कैसे इस प्रोग्राम को सफल करवाएंगे, और एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें किसान यूनियन की रहने वाली है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सभी साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ अभी 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी कपिल जी से, और मैं तकरीबन धन्यवाद करता हूँ भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप जी का। इनका मैं देखता रहता था कि इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन, अगर हिंदुस्तान में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है तो भानु प्रताप जी को इसका श्रेय जाता है, और इन्होंने इस आवाज को सही कहा कि विपक्ष ने कभी भी इस आवाज को नहीं उठाया। लेकिन मैं आज एक बात कहता हूं कि आज मुझे मेरा सौभाग्य है, हम दोनों भाई मिले हैं, कि भानु प्रताप जी आपको मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं कि किसान यूनियन आपके साथ कदम से कदम मिला करके हर आंदोलन में साथ रहेगी। तय किया। आज भी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, गाजियाबाद जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर, सबके घर पर सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। सच्चाई है कि ये सरकार क्या सरकार है, ये सरकार का तो मैं ही कह रहा हूं कि सरकार इतनी डरी हुई है
कहीं भी इसको जब पता लगता है कि कहीं प्रोग्राम है तो शाम को पुलिस को भेज देते हैं। और ये सरकार सही मायने में 13 महीने का जो आंदोलन रहा, उस आंदोलन में पूरे भारत का किसान एकजुट हुआ। और सच्चाई है कि 750 किसान शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने एक बार भी उन शहीदों के बारे में कभी एक बार भी एक लफ्ज नहीं कहा कि इस देश के किसान 750 किसान शहीद हुए। आज सच्चाई है, मैं एक बिल्कुल साफ बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसे निर्भीक नेता, मजबूत, जैसे हमारे बीच में भानु प्रताप जी हैं, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मैंने इनको देखा है और इनको देख करके मुझे भी लगा, किसान आंदोलन भी देखे हैं, लेकिन अगर भानु प्रताप जैसे हम 10 आदमी हो जाएं तो मैं ज्यादा बड़ी बात में यही कहूंगा कि सरकार को चलता करने का काम कर देंगे पूरे देश में। आज मैं ये भी कह रहा हूं, हमारे जो साथी आए हैं यहाँ, हर जिला अध्यक्ष बुलाया है कि 10 तारीख को आप आराम से बिल्कुल जो बात कही है कि आगे का भविष्य, बच्चों का भविष्य, ये जो लोकतंत्र का गला घोट करके सरकार बनी है, ये सरकार नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। देश को बेचने के लिए सरकार बनी हुई है। यहां आज क्या हो रहा है, आज देख लीजिए गांव में अभी किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। इधर पंजाब से किसान चला, वो रोक रखा है। ग्रेटर नवेड़ा जो भी किसान है दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कब तक आप रोकोगे इस देश में। मुझे तो ये लग रहा है कि देश में ये हाल होगा जो अभी वो शेख हसीना आई थी ना, अपने जो वहां से बांग्लादेश की, ये हालात हो जाएंगे देश में। ये मोदी और ये भाग ना जाए और इस देश की जनता सड़कों पर आने का काम करे। ये मुझे लग रहा है कि हर जगह कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी कहीं भी देश में, हम ये कह रहे हैं हरियाणा से हूं मैं, ये लग रहा था 70 सीट 65 सीट कांग्रेस जीत रही है और चुनाव विपरीत हुआ। बैलेट पेपर जब चला 10 बजे तक तो कांग्रेस 72 पे पहुंच गई और जब जैसे ही ईवीएम खुली तो ईवीएम खुलते ही कांग्रेस 37 पे आ गई। यही हाल महाराष्ट्र में हुआ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही बेईमानी करते रहेंगे तो भाई ये कैसे जाएंगे, ये तो हटेंगे नहीं। ईवीएम का हर जिले में हर जिला अध्यक्ष अपने ज्ञापन दे और विरोध प्रदर्शन करे, हर जिले में। हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो ये देश सच्चाई में, देखिए एक चीज है, कर लीजिए आप, कितना करेंगे आप। हमें उम्मीद थी कि सरकार नहीं बनेगी, महाराष्ट्र में भी नहीं बनेगी और इनका रोक कट जाएगा। इनका रोक कट रहे तो फिर ये चोर मंडली पीछे आगे करके खरीद फरोख्त की सरकार बना के फिर बैठे। करोड़ों रुपया पकड़ा गया, पता लगा होटलों में करोड़ों रुपया पकड़ा गया, कोई एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जहां इनके लोग खरीद फरोख्त करते वहां कोई एक्शन नहीं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र का राज नहीं है। इस देश में आप लोगों को, हम लोगों को, भाई किसान भी जवान भी, और इनसे तो हर आदमी दुखी है कि ये इस देश में जो इन्होंने खेल रचा है, 1500 रुपए डाल दिए खाते में, जब चुनाव आएगा 2 महीने पहले पैसे डाल देंगे। और जो भी लोग हैं जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया। मैं ज्यादा बड़ी बात यही है, आपके जेवर में आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। और ये कानून जब बना था भूमि अधिग्रहण का, तो मेरे ख्याल में जब कांग्रेस सरकार थी, इतना बढ़िया कानून जब ये बनाया था, उस कानून में आज भी जबरदस्ती जमीन जो 20 साल से जो अधिग्रहण हुई पड़ी है, जिन्होंने कंपनियों को दी है, आज तक वो ली नहीं है। और सरकार कौड़ियों में लेकर के
लाखों में बेच रही है उस जमीन। प्रॉपर्टी डील का काम ये सरकार का लिया और कोई नहीं कर रहा। और इसका मैं ये कह रहा हूँ, हमारे भी चाचूकार कुछ लोग हैं, उनको ये लोग शादी कर लेते हैं अपने साथ। जो किसान के बीच में मक्कार टाइप के लोग जो हैं, वो जो जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये श्री राम की औलाद है सब। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब सब भाई भाई मिलकर रहेंगे तो ये देश मजबूत होगा। कटोगे बटोगे छटोगे ये चलने वाला यहाँ इस देश में तो नहीं चलेगा ये। और हम एक ही बात कह रहे हैं, अब भाईचारे को मजबूत करो। और इस संगठन में आज मोर्चा जो है, इसमें हम एक बात है भाई, सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे जो भी जिले से है, पूरी ताकत के साथ 10 तारीख को यहाँ ये आर पार का मामला है। 10 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम में आप लोग 10 तारीख को सुबह सुबह पहुंच जाओ। रात को चल दो जो दूर से आने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी आपकी लड़ाई है और इस देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसमें हम सब लोग भाई बिल्कुल मिलकर के साथ ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान। अबे मेहंदी हसन मंसूर दिल्ली के 360 गांव हैं। उन 360 गांवों के बहुत ही सम्मान्य आदरणीय नरेश पालू जी जो प्रधान हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए और जो 360 गांव हैं, किसानों की जो समस्या है उसके विषय में बताएं। नरेश साहब। धन्यवाद। जितने भी मेरे आदरणीय सभी भाई बैठे हैं, मीडिया को भी स्पेशल धन्यवाद है इस बात का कि आज प्रेस क्लब में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की तरफ से। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं। मैं बहुत ही बड़ी विडंबना है आज के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं पूरे देश में, किसी भी पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि कोई 25-25, 30-30, 40-40 साल टेम्परेरी रेगुलर जॉब करे। जब गवर्नमेंट का संविधान में भी लिखा है कि एक पद एक वेतन, जब एक पद पे आदमी काम करता है तो उसका वेतन भी एक ही होना चाहिए। एक को मिल रहे हैं 50,000, 60,000 और एक को मिल रहे हैं मात्र 15,000। आप सोच के देखिए उन सफाई कर्मचारियों का कैसे गुजारा होता होगा जिनको 15,000 में मिलते हैं इस महंगाई के दौर में। ये गवर्नमेंट पता नहीं कौन सी पॉलिसी के तहत काम करती है या कोई पार्शलिटी स्पेशल वाल्मीकि समाज के साथ इनकी, जो ये इनको पक्का नहीं करना चाहते, इनको ऊपर लेकर नहीं आना चाहते। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो भी भूमिहीनों को रहने के लिए प्लॉट दिए गए थे, खेती करने के लिए 1 किला जमीन दी गई थी, उसको रेगुलाइज नहीं करते। ये हमेशा डराते रहते हैं कि वापस ले ली जाएगी जमीन तुम्हारे से, ये प्लॉट तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। क्यों तोड़ दिए जाएंगे? जब तुमने दी है रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से दी गई वो। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार अंतर्गत उसके ये जमीन दी गई थी, इसका हमें चाहिए रेगुलेशन करके इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। दूसरा सबसे अलग एक और एक क्वेश्चन है कि जब हर सीट पे, विधानसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट हो, काउंसिलर की सीट हो, जेंट्स और लेडीज रोटेशन हो सकता है, तो जनरल वर्सेस टू SC ST रोटेशन क्या क्यों नहीं हो सकता? जब तक रोटेशन नहीं होगा गरीब आदमी ऊपर उठ के नहीं आएगा। जब तक देश की लोकसभा में जाकर कोई गरीब आदमी नहीं बैठेगा, हर एक समाज का आदमी नहीं बैठेगा, वो अपनी बात नहीं उठाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उस समाज का भला कैसे हो सकता है? तो मेरा ये भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन है कि वो रोटेशन करे, इलेक्शन कमीशन को आदेश दे कि वो रोटेशन सिस्टम लेके आए। तो इसीलिए 10 तारीख को
जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की तरफ से एक महा धरना रखा गया है तालकटोरा स्टेडियम में। मैं चौधरी नरेश कुमार वाल्मीकि खाप पंचायत पालन 360 की तरफ से वादा करता हूँ पंचायत यहाँ बैठ के आगे कम से कम 1000 आदमी मैं भी लेके आऊंगा। धन्यवाद। मैं 360 को ये यहाँ से फरमान करता हूँ कि नरेश कुमार जी 360 के आप प्रधान हैं। 1000 आदमियों से काम नहीं चलेगा। अगर हर गांव से 10-10 आदमी आएंगे तो भी 3500 बनता है। तो हर गांव से 5 लोग जरूर आए ताकि तालकटोरा में जो सरकारें आपके निशान पर दिल्ली को बदरंग करती चली आ रही है उनको 10 दिसंबर से ये मैसेज दिया जा सके कि हमने तुमको दिल्ली में सफाई करने के लिए लाए थे। आप लोगों ने तो हमारी दिल्ली से भावनाओं की सफाई कर दी। तो वहां से ऐलान होगा 10 दिसंबर को, तो कम से कम आपके वहां 2000 लोग जरूर होने चाहिए। आप ये आश्वासन दीजिए। जैसा मेरे भाई राणा जी ने कहा है उसको जरूर पूरा करेंगे। कम से कम 2 से 2500 आदमी हमारे पक्का है ये कलर करने के नीचे। दिल्ली के 360 गांव हैं। उन 360 गांवों के बहुत ही सम्मान्य आदरणीय नरेश पालू जी जो प्रधान हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए और जो 360 गांव हैं किसानों की जो समस्या है उसके विषय में बताएं। नरेश साहब। धन्यवाद। जितने भी मेरे आदरणीय सभी भाई बैठे हैं, मीडिया को भी स्पेशल धन्यवाद है इस बात का कि आज प्रेस क्लब में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की तरफ से। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं। मैं बहुत ही बड़ी विडंबना है आज के सफाई कर्मचारी है पूरे देश में किसी भी पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि कोई 25-25, 30-30, 40-40 साल टेम्परेरी जॉब करे। जब गवर्नमेंट का संविधान में भी लिखा है कि एक पद एक वेतन, जब एक पद पे आदमी काम करता है तो उसका वेतन भी एक ही होना चाहिए। एक को मिल रहे हैं 50,000, 60,000 और एक को मिल रहे हैं मात्र 15,000। आप सोच के देखिए उन सफाई कर्मचारियों का कैसे गुजारा होता होगा जिनको 15,000 में मिलते हैं इस महंगाई के दौर में। ये गवर्नमेंट पता नहीं कौन सी पॉलिसी के तहत काम करती है या कोई पार्शलिटी स्पेशल वाल्मीकि समाज के साथ इनकी, जो ये इनको पक्का नहीं करना चाहते, इनको ऊपर लेकर नहीं आना चाहते। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो भी भूमिहीनों को रहने के लिए प्लॉट दिए गए थे, खेती करने के लिए 1 किला जमीन दी गई थी, उसको रेगुलराइज नहीं करते। ये हमेशा डराते रहते हैं एक वापस ले ली जाएगी जमीन तुम्हारे से, ये प्लॉट तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। क्यों तोड़ दिए जाएंगे? जब तुमने दी है रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से दी गई वो। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार अंतर्गत उसके ये जमीन दी गई थी, इसका हमें चाहिए रेगुलेशन करके इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। दूसरा सबसे अलग एक क्वेश्चन है कि जब हर सीट पे विधानसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट हो, काउंसिलर की सीट हो, जेंट्स और लेडीज रोटेशन हो सकता है, तो जनरल वर्सेस टू SC ST मोटे रोटेशन क्या क्यों नहीं हो सकता? जब तक रोटेशन नहीं होगा गरीब आदमी ऊपर उठ के नहीं आएगा। जब तक देश की लोकसभा में जाकर कोई गरीब आदमी नहीं बैठेगा, हर एक समाज का आदमी नहीं बैठेगा, वो अपनी बात नहीं उठाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उस समाज का भला कैसे हो सकता है? तो मेरा ये भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन है कि वो रोटेशन करे, इलेक्शन कमीशन को आदेश दे कि वो रोटेशन सिस्टम लेके आए। तो इसीलिए 10 तारीख को जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे की तरफ से एक महा धरना रखा गया है तालकटोरा स्टेडियम में।
मैं चौधरी नरेश कुमार वाल्मीकि खाप पंचायत पालन 360 की तरफ से वादा करता हूँ पंचायत यहाँ बैठ के अभी कम से कम 1000 आदमी मैं भी लेके आऊंगा। धन्यवाद। मैं 360 को ये यहाँ से फरमान करता हूँ कि नरेश कुमार जी 360 के आप प्रधान हैं। 1000 आदमियों से काम नहीं चलेगा। अगर हर गांव से 10-10 आदमी आएंगे तो भी 3500 बनता है। तो हर गांव से 5 लोग जरूर आए ताकि ताल कटोरा में जो सरकारें आपके निशान पर दिल्ली को बदरंग करती चली आ रही है, उनको 10 दिसंबर से ये मैसेज दिया जा सके कि हमने तुमको दिल्ली में सफाई करने के लिए लाए थे, आप लोगों ने तो हमारी दिल्ली से भावनाओं की सफाई कर दी। तो वहां से ऐलान होगा 10 दिसंबर को, तो कम से कम आपके वहां 2000 लोग जरूर होने चाहिए। आप ये आश्वासन दीजिए। जैसा मेरे भाई राणा जी ने कहा है उसको जरूर पूरा करेंगे। कम से कम 2 से 2500 आदमी हमारे पक्का है ये कदर करने के नीचे। और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा जो 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में होने जाना है, उसके लिए और मैं दिल्ली प्रदेश का जो है ये ऑडिटर कोरी समाज का मैं चीफ ऑडिटर हूँ और पूरी दिल्ली से जो है हम इसको पूरे जो सहयोग देने के लिए और कम से कम मैं 250 लोगों को लेके आ रहा हूँ वहाँ, ताकि जो है इस मोर्चे को सफल बनाया जाए। और जो मुख्यमंत्री साहब हैं और जो प्रधानमंत्री साहब हैं, इनकी जो आदत आई जो ये जो इनजस्टिस कर रहे हैं हम लोगों के साथ, उसका हम भरपूर उसका विरोध करते हैं। और हम जो है संगठन को बिल्कुल जो है तन मन धन से जो है हम सहायता करने के लिए तत्पर है हमेशा, हम और हमारा परिवार और हमारा समाज जो है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भारत की राजनीति जो है स्वच्छ और निर्मल हो। उसके लिए किसी को तो आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन वो चाहते नहीं है। हर एंगल पे कभी चुनाव की जो ये ईवीएम मशीन है और कभी जो है भ्रष्टाचार का राजनीति, शिक्षा में, रोजगार में, हर जगह जो है इन्होंने जो है अपना सिक्का ऐसे जमाया और ये चाहते नहीं है कि कभी जीवन में इनके जो है, क्योंकि सपने में भी नहीं सोचते, ये सोच रहे कि हम इस गद्दी में बैठे हुए तो हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि इनका 2047 का है। इनका 2047 का इनका तो 2147 तक का जीवन भर इनका जो है अपने पद पे रहने के लिए ये ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो कि इनका पूर्ण नहीं होगा और उसको तोड़ेंगे हम लोग ही, क्योंकि हम जो है लगभग 90% है और भागीदारी जिसकी जो है जितनी उतनी ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए। और हम हमेशा जो है 24/7 जो है संगठन के लिए खड़े हुए हैं। जय भारत, वंदे मातरम। मैं चाहूंगा कि वो अपने बैठे रहो, क्या बैठे रहो से हूँ और ये देश जो है अब खोखला होता जा रहा है। मैं आपको हरियाणा सबसे समृद्ध देश मानते हो। जब से बीजेपी की सरकार आई है 1.5 लाख पीले कार्ड बन गए वहां पर, इतने लोग गरीब हो गए। मोदी की और बीजेपी की एक मंशा है इस देश को 80% जनता को गरीब बना दो। सब अनाज के चक्कर में 5 किलो अनाज के पीछे लगे रहे। इस देश का जैसे पुलवामा हो गया, ये होगा, अग्निवीर है, इस देश को खोखला किया जा रहा है। और ये भागीदारी मोर्चे ने जो मोर्चा उठाया है ये एक राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का मोर्चा है। जब तक इस देश में भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होगा तब तक ये देश नहीं बचेगा। ये देश बचेगा तो आप लोग बचोगे। ये देश खतरे में है, इस देश को बचा लो। मैं तो इतनी बात कहूंगा, ज्यादा सभी साथियों ने बता दिया है। इस देश को बचा लो, देश खतरे में। ये लोग आज किसी मंत्री को ये अधिकार नहीं है किसी आम आदमी से मिल जाए। मैं चाहता हूँ पुलिस वाला खड़ा है यही दे दो, किसी मंत्री को अधिकार नहीं है। ऐसी इमरजेंसी इस देश में है, ऐसी कभी नहीं होती। अंग्रेजों का शासन भी अच्छा था, वो भी लोगों की बात सुनते थे, लेकिन ये राज के अंदर आज पूरा दिल्ली चारों तरफ से सील कर दी गई है। किसान आ रहे हैं, किसान इस देश के अन्नदाता नहीं है क्या? किसान क्या इस देश, जिस दिन किसान, मैं कहता हूँ अपने मन से किसानों से आह्वान करता हूँ कि 2 साल तक तुम कोई भी अनाज पैदा मत करो, पता लग जाएगा सरकार को। सिर्फ इतना अनाज पैदा करो अपने घर के लिए, शादी रोक दो, कपड़े पहनने छोड़ दो। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग भी रहते थे,
पत्ते बांध के रहो, लेकिन लोगों को ये करना पड़ेगा। अगर इस तानाशाह सरकार से पलट छुटाना है तो लोगों ने ये करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, बहुत समय हो गया आप लोगों का भी, मैं आगे की कार्रवाई के लिए भाई मनोज जी को आमंत्रित करता हूँ। मनोज सहरावत जी उर्फ दरवेश, जो शरीफ खलियान के बारे में आपको बताए भी गए, और जो हमारा ये रथ चलेगा 10 दिसंबर के बाद, उसकी मेन स्क्रिप्ट जो लिखी जाएगी वो गीतों और रागनियों के माध्यम से, उसमें महत्वपूर्ण योगदान मनोज सहरावत जी का रहने वाला है। धन्यवाद राणा साहब, मुश्किल साहब और मेरे पत्रकार भाइयों। दरअसल मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, मास कम्युनिकेशन का, भारतीय विद्या भवन का पहला बैच का छात्र हूँ 2000 में। और जैसा कि आपने कहा, बातें तो बहुत सारी सामने आ गई। तो दरवेश के ताल्लुक से आपको चंद लाइनों में हम अपने मिशन के बारे में शायद समझा पाए, क्योंकि सरकारों की बात मलिक साहब ने की, हमारे अंसारी साहब ने की, और लगभग सभी का एक ही मुद्दा है कि लोकतंत्र हमारे हाथ से फिसल चुका है और इसको कैसे वापस पकड़ना है, कैसे, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह, हरियाणा का चुनाव देखा, लोग जिताने के लिए कटिबद्ध थे, लेकिन विपक्ष ही गायब कर लिया गया, उन्हीं को ही इन्होंने अगवा कर लिया। तो जब आप विपक्ष तक को भी सामने खड़ा नहीं कर सकते, तो बिना अब जनता के कोई हल नहीं है। तो उस पे लिखा है कि सत्ता में बैठे सुन लो तम, मैं हरियाणवी में कहूंगा कि सत्ता में बैठे सुन लो तम, हम टाटर बूट रुखाड़े से, लद के जमाने बहकाना, हम जन की चेतना आड़े से, हम जन की चेतना आड़े से, जनता या देख समझ रही, कोरी झूठ की बूंद पंजीरी ने, कैसे कैसे वायदे किए थे, कार गुजारी थारी देख रही, और फांस गया की होरी से, करया मरा दिन रात गरीब की दशा कति नहीं सुधरी से, दिन उल्टे लिए लाग, अब लोग पलट मारेंगे सत्ता नुगरी ने, चाहे तगड़ी थूही हो थारी, हम दग्गड़ खूंटे आड़े से, सत्ता में बैठे सुन लो तुम, हम टाटर बूट रुखाड़े से। मैं आपको बता दूं कि 2013 में ये सफर शुरू हुआ अन्ना आंदोलन से, और दिल्ली की पूरी झाड़ू की कैंपेन दरवेश के नाम से लिखी गई, लेकिन वहां से भी निराशा। हमें आज जो भाइयों का दर्द निकल के आ रहा है कि उन्होंने भी सत्ता के भीतर रहने के लिए उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो भी एक किस्म से वहां श्री राम की करते हैं तो यहाँ हनुमान की। तो हम इसलिए नहीं लेके आए थे। तो आज मैंने उस समय भी कहा था कि ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है, इसमें क्षण क्षण के कारवां जुड़ेगा, और जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो खुद भी अलग होंगे या जनता उनको अलग करेगी। श्रीलंका में आपने देख लिया, बांग्लादेश में आपने देख लिया, और अब अगर जिम्मेदारी से काम नहीं हुआ तो ये देश भी वही चीज देखेगा। मैं एक छंद और पढ़ दूं ताकि, क्योंकि लंबा समय नहीं देंगे, कि भाई नेक इरादे जमीनी वादे पर भ्रष्टाचार सारे बाजाओ, किसान धर्म की नींव धरण हाथा में बांधाओ, 36 भाईचारा इकट्ठा हो, हुंकार भर के एक हो जाओ, बेईमाना तय पाछा छुड़ान, किसान का राज ग्राम स्वराज लाओ, दरवेश करा सच की खेती, हालात में बदलन आड़े से, सत्ता में बैठे सुन लो तुम, हम टाटर बूट रुखाड़े हैं, लद के जमाने बहकाना, हम जन की चेतना आड़े। सबको धन्यवाद। आप इधर आओ, सवाल एक साथी हो रहेंगे हमारे
दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी साथियों को एक झूठा वायदा किया गया कि 2014 की सरकार बनने के उपरांत सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन वो वादा जू का तू आज तक है। फिर 2014 के बाद उनकी सरकार बनी, 3 बार दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री को समस्त सफाई कर्मचारियों ने अपनी पूरी पुरजोर ताकत लगा करके 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बड़े अफसोस का विषय रहा कि आज तक वो कर्मचारी पक्के नहीं हुए। फिर माननीय पूर्व झूठे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई निगम में बीजेपी मुझे काम नहीं करने दे रही, मेरी सरकार बना दीजिए। आज लगभग 2 वर्ष का समय बीतने वाला है और निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार समस्त सफाई कर्मचारियों ने बढ़ा करके दी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दीपावली जैसे जो हमारा उपलक्ष्य आया था, भी पर्व आया था, राष्ट्रीय पर्व, उस पर दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी साथियों के ना तो भुगतान किए गए, ना उनको सैलरी दी गई, ना उनको एरियर दिया गया, ना उनको बोनस दिया गया। और दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि दिल्ली के 64,000 सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हमने बोनस पहुंचा दिया, एरियर पहुंचा दिया और तमाम तरह के लाभांश हमने दे दिए, जैसा कि वास्तव में आज तक नहीं हुआ। अभी भी काफी जो हमारे जोन हैं, 12 जोन है दिल्ली के अंदर एमसीडी के, उनमें अभी तक भुगतान नहीं किया गया। तो इन सब समस्याओं को लेकर के, इस झूठी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के हम दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में 10 दिसंबर 2024 को समस्त जितनी भी हमारी यूनियन है और जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, उन सभी को लेकर के हम तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेंगे और बहुत जल्द वहीं से आगामी जो हमारे प्रोग्राम हैं उनकी घोषणाएं भी करेंगे। और दिल्ली के अंदर बहुत जल्द इस झूठी मुख्यमंत्री सरकार को, जितनी भी ये इनके मंत्री हैं, इन सबको घेरा जाएगा और इनसे सवाल का हमारे जवाब मांगा जाएगा कि 25 साल तक जो हमारे सफाई कर्मचारियों को उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है, आज हम मानसिक रूप से और जो पड़ताना हम सह रहे हैं, जो हम इंतजार कर रहे हैं कि हम कब पक्के होंगे और कब हमारा एक परिवार का जो हमारा लालन पालन है वो किस तरह से हम करेंगे। आज हमारे बच्चों का भविष्य जो खतरे में है, अंधकार में है, उसका सवाल का जवाब हम इन सभी जो हमारे जो दिल्ली के अंदर ये झूठे मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, इससे हम जल्दी लेंगे। और हम आज राष्ट्रीय भागीदारी जो मोर्चे की जो ये बैठक है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको और दिल्ली की जनता को सूचित करने जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो 10 तारीख हमारे बीच में आने वाली है, 10 दिसंबर को, उसमें तमाम दिल्ली का सफाई कर्मचारी इकट्ठा होगा और आने वाले दौर में दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बहुत जल्द बिगाड़ दिया जाएगा अगर जो हमारे सफाई कर्मचारियों की मांग डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई। और हम बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे को समर्थन करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के एक साथ चलेंगे। धन्यवाद साथी। दिल्ली के अंदर 3:30 बजे तो अपनी तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि इनकी बात आज के कार्यक्रम में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करते हुए और भागीदारी मोर्चा द्वारा जो आज 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए जो आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई है, तो मैं आपको यहाँ आश्वस्त कर दूं, मैं श्याम सुंदर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एग्जामिनेशन, मैं ज्यादा ना कहते हुए पत्रकार बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ, पिछले 10-12 दिन से दिल्ली में ग्रेफ 3 और ग्रेफ 4 लगा हुआ है। जब ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां पूरी तरह से एनसीआर में पूरे 100 किलोमीटर के दायरे में, एनसीआर पूरा दिल्ली का राजघाट केंद्र बिंदु से 100 किलोमीटर के दायरे में है और ग्रेफ 3 और ग्रेफ 4 की गाड़ियां नहीं चल रही है और फिर भी इनका पोल्यूशन 400-500 जा रहा है। यानी कि ये बात तयशुदा हो चुकी है तय कि गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी आंख मीच के, मैं यहाँ खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ, जिनको इस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है उस सब्जेक्ट का वो फैसला देते हैं, गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनते हैं, सिंगल मोटर मालिक प्रभावित होता है। नई गाड़ी अच्छे धंधा से जो लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये कानून को लाया जा रहा है।
सिंगल मोटर मालिक इससे प्रभावित हो रहा है, जिससे उसकी रोटी रोजी चलती है, छोटी पूंजी की गाड़ी खरीदती है, वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो साथियों, हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करा है, हमने इसको दिल्ली हाई कोर्ट में भी, मैं पिछले दिनों बता दूं, यहाँ सारा सिस्टम नीचे से ऊपर तक एक आदमी ने ऐसा कैप्चर कर लिया, इतना डरा दिया है, एक आदमी से इतने डरते हैं इस देश में सभी लोग। तो सारी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, उसमें मुख्यतः मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। जब कोई हम न्याय पाने के लिए कहा जाते हैं अदालतों में, अदालतों से कोई उम्मीद मत करो, अदालतें लगानी है तो रोड पे लगाओ, जनता के बीच आके लगाओ, जनता का फैसला सुनाओ और इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, यही रास्ता है। और मैं यहाँ डीसी कपिल साहब को आप बोल रहे हैं, आज हमारी सिद्धार्थ होटल में शाम को मीटिंग हो रही है, डीसी कपिल सिंह साहब वहाँ आमंत्रित है, पहले आमंत्रित कर दिया है। एक 12/12 को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी एक मीटिंग हो रही है। अब जल्द ही सरकार को, जो अभी स्क्रैप पॉलिसी चल रही है, किसी की भी गाड़ी को ये धुआं का बहाना लेके बंद कर दें, हमने इनको खुला चैलेंज दे दिया, आर पार की लड़ाई के मूड में है। भागीदारी, जो हमारा राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा है, हम उसके घटक संगठन के तौर पे उनके साथ है, डीसी कपिल साहब के साथ। और जो भी आगे तैयारी होंगी, अभी जो 10 तारीख की तैयारी है वो हम बता चुके हैं, हमारी तरफ से क्या रहेगा, लेकिन आगे जब भी कभी होगी, छुट्टी के दिन कोई इस तरह का कोई आंदोलन रखे तो उसमें बसों की व्यवस्था, चाहे आपको 1000 बसों की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको देंगे, और बहुत इस सरकार को उखाड़ फेंकने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो साथियों, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, कपिल साहब आगे कभी भी कोई प्रोग्राम रखिए, चक्का जाम जैसी मैं आपको समर्थन करता हूँ, आप कोई भी प्रोग्राम रखिए रोड पे आंदोलन का, उस दिन दिल्ली एनसीआर का पूरा चक्का जाम होगा, हम पूरा दिल्ली एनसीआर पूरे 100 किलोमीटर के दायरे में आपके साथ खड़े होंगे, एक पहिया नहीं हिलेगा। तो मैं आपको जो भी 10 तारीख का प्रोग्राम है उसमें हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा, जो भी हम जहाँ भी जिस प्रकार से भी होंगे हम वहाँ पहुँचेंगे। आपने अपने दुख दर्द बता दिए और हम लोग भी हैं इस दुख दर्द में, लेकिन आप लोग क्या अन्ना हजारे की तरह आंदोलन लॉन्च करके दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, ये अन्ना हजारे की बात नहीं है, हम लोगों का तो रोज आंदोलन चलता है। इस हिंदुस्तान के कब से बड़े किसान नेता प्रेस क्लब में आप आए हैं, तो बिना उद्देश्य के नहीं आए हैं। तो अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो व्यवस्था में कोई चेंज नहीं होगा। हम इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये आप बोलने से, आपके बोलने से कोई सरकार ना जाएगी ना गिरेगी, बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरी चीज, जो किसान अभी रोके हुए हैं बॉर्डर पे, क्या वो इधर है, इस कमरे में है क्या वो किसान जो बॉर्डर पे रुके हुए हैं? तो आपके सामने हैं सारे के सारे, घुमा के देखो आप। मैंने तो वीडियो बना लिया, मैं बोल रहा हूँ कि उनकी आवाज नहीं सुनी। मैं समझता हूँ मीडिया के साथियों को उनका जवाब मिल गया होगा। जो आप बात कर रहे हैं, ये इनकी बात नहीं सुनी जा रही। हाँ, इनकी बात नहीं सुनी जा रही, तभी तो ये संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की, आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही, हम तभी तो ये सारा मोर्चा बनाया है और आगे लड़ाई के लिए तैयार हैं। मीडिया के और साथियों का कोई सवाल हो? सर, आप ये जो बातें कर रहे हैं, ये 10 तारीख के बाद, अगर सुन तो लीजिए सर, ये 10 तारीख के बाद जैसे जॉर्जिया और कोरिया में हो रहा है, ऐसे ही आपके ऊपर अगर मिलिट्री और जो दूसरी पुलिस है वो लगा दी जाए तो आप भी सर घर में बैठ जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होना है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगर हमें मार दिया जाए या हमें जेल में बंद कर लिया जाए या हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर कर ली जाए, तो देश की जनता इस बात को समझे कि अगर जो भी बोल रहा है उसके साथ में ये गैर कानूनी काम हो रहा है, उसको मार दे रहे हैं। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि देश की जनता को उठना पड़ेगा, लोगों को उठना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाना है, उनके भविष्य को बचाना है, देश को बचाना है, तो सबको आगे आना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। और देखो, हमें यह मालूम है, हम बहुत सीधी सी बात है, हमें ये मालूम है कि हमें इस सरकार में इतना दम नहीं है कि खरीद ले। इस सरकार के तो इतना दम नहीं है, ये सरकार सिर्फ हमें मार सकती है। और हमें मालूम है एक दिन
दिन हमें मारेंगे, हमें इस बात की चिंता नहीं। मैं मानता हूं कि हम लोगों के मरने के बाद भी अगर देश की जनता जाग जाए तो ये बहुत छोटी कुर्बानी है हमारी। जब आपके साथ कोई ऑपोजिशन के लोग नहीं है और पार्लियामेंट में आपकी आवाज नहीं है तो सर सड़कों पे आप रोते फिरे, बहुत सारे लोग तो गरीब वैसे ही रो रहे हैं। संसद का रास्ता सड़क से ही जाता है। और ये जो मुर्दे हैं, जिस विपक्ष की बात कर रहे हो, हमें मुर्दों की जरूरत नहीं है, इनका तो क्रियाक्रम कर ही लेंगे लोग। अब जनता को जगाकर संसद में पहुंचना है, लोगों को जगाना। गरम कर रहे हैं आपको। बिल्कुल, थैंक यू। और वो आगे छोड़ो सब लोग चाय पीने जाएंगे भाई। पूरी